ओके, सो आज से हम लोग एक सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे। सेकेंड चैप्टर बेसिकली जो आपको फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स लगने वाला है, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। फिजिक्स ये मैथमेटिक्स के बिना इनकम्प्लीट है। हमको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नीट के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, जेडबल के लिए तो लगता ही लगता है, राइट। तो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। तो अगर आपको याद होगा, और जो लेट एडमिशन है उन लोगों ने भी बेसिकली पहले चैप्टर के वीडियो देखे होंगे, तो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक मतलब इसको मेजर करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, अगर हमें 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो हमको डिस्टेंस मेजर करने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, हमको डिस्टेंस मेजर करने के लिए मास की ज़रूरत नहीं है, हमको डिस्टेंस मेजर करने के लिए वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, राइट। 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, यस इंस्ट्रूमेंट हमको ज़रूरत होगी, हमको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ मेजर करना है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, राइट। पर किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक। तो हमने डिफाइन किया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity for their measurement। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहना। देन सेकेंड चीज, सेकेंड कैटेगरी था डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which depend on fundamental quantities for their measurement। डिराइव क्वांटिटी को मेजर करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी। एग्जाम्पल वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो इस केस में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत थी, मुझे टाइम की ज़रूरत थी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज डिराइव क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमको वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ता है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी है जिसके मेजरमेंट के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या किसी और क्वांटिटीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है, राइट। तो ये था आपके पहले चैप्टर में, हमने ऐसा क्लासीफाई किया था। बट अब गोइंग फॉरवर्ड मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। फंडामेंटल में था आपका डिस्टेंस, टाइम, मास, और भी थे, टेम्परेचर था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, बहुत सारे थे, 7 थे टोटल, एक्सेट्रा। डिराइव में वेलोसिटी या स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एक्सेट्रा, करेक्ट। तो अब ये जो क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो, चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने दो कैटेगरीज किए थे, अब इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज स्केलर और वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, ये इसके दो कैटेगरी होंगे अब, स्केलर या वेक्टर। तो मैथमेटिकल मेथड्स में जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो होगा रिलेटेड टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स, राइट। तो इन शॉर्ट स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, ब्रीफली स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जिस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, जिस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत है अलॉन्ग विथ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या फिर वो बोलने से बेटर तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे पास एक रॉड है, राइट। इस रॉड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या लग सकता है हमको, तो हमको लेंथ, बेसिक एक रॉड है उसके पास लेंथ होगा, तो ये जो रॉड है इसका जो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे,
कैपिटल एल, राइट। तो लेंथ जो होगा, हम लोग लेंथ को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं एक नंबर देंगे 5 और एक यूनिट देंगे मीटर। तो सेम इज विद डिस्टेंस, सेम इज विद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं हम लोग। वो दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट मूव नहीं हो रहे। मूव होते तो फिर हम लोग बात करते वेलोसिटी की, वो 2 फिक्स पॉइंट है। तो इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ एक नंबर की और अलॉन्ग विथ यूनिट, राइट। सो डिस्टेंस इज 5 मीटर, लेंथ इज 5 मीटर ऑफ दैट रॉड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों को सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत है अलॉन्ग विथ सम स्टैंडर्ड। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो स्टैंडर्ड यूज़ किया, स्टैंडर्ड क्यों लगता है हमको? ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। स्टैंडर्ड क्यों लगता है? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, मतलब अगर हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमको एक कंपैरिजन चाहिए। मैं मेरा हाथ नहीं ले सकता, आई कैनॉट से लेंथ इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ माई हैंड। हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि लेंथ ऑफ माई हैंड इज बिगर। किसी का हाथ छोटा होगा तो फिर वो छोटा हो जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल चाहिए, हर कंट्री में इसका एक्सेप्टेंस चाहिए। दूसरा ये है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, करेक्ट। तो स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है अलॉन्ग विथ यूनिट, अलॉन्ग विथ सम स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। मास के लिए वो स्टैंडर्ड क्या आएगा? किलोग्राम। टाइम के लिए स्टैंडर्ड क्या आएगा? सेकेंड, करेक्ट। So scalar quantities are those quantities which can be completely described with the help of just a number which is called as magnitude and a standard which is called as unit. Example अभी भी बताया मैंने, लेंथ, मास, टाइम। टाइम ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, मास ये स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि मास, फॉर एग्जांपल आप जब खुद का मास मेजर करते हो, आप बेसिकली वेट मेजर करते हो। आपसे पूछा जाता है कि आपका वेट कितना, तो आप बोलते हो 60 किलोग्राम। दैट इज हाफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वेट मतलब फोर्स होता है। एनीवेज आई विल कम टू दैट लेटर, हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास, मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल का मास, तो इस बॉल का मास जो होगा फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम, फॉर एग्जांपल, ओके। और स्पीयर है हमारे पास, उसका मास 10 किलोग्राम। तो मुझे ज़रूरत क्या पड़ी? मैग्नीट्यूड और यूनिट की। तो टाइम, मास, डिस्टेंस, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? जिस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर और डायरेक्शन की ज़रूरत हो। डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हमको वहाँ पे, राइट। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी completely described with the help of magnitude as well as direction. Such a quantity is called as vector quantity. Example, force. Example, acceleration. Example, velocity. तो बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं हमारे पास, राइट। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल हियर। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को हमको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, तो स्केलर के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर में हम लोगों को मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेलोस मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको एक्स्ट्रा जो एक चीज़ आई है दैट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग। अब लेट अस टॉक अबाउट नोटेशंस, सिंबल्स। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ओवरऑल हम लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे स्लोली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी है,
तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन विथ एरो हेड, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताना था कि एक ऑब्जेक्ट P पोजीशन से Q पोजीशन पे जा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक एरो हेड बता दिया, करेक्ट। तो ये वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं टेल, और जहाँ पे ख़त्म हुआ उसको बोलते हैं हेड, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर is called as tail and the end point is called as head. Secondly, ये जो वेक्टर का लेंथ है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है, ये आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्योंकि याद रखो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट, तीन चीज़ें होती है। बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हो कि दो ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि यूनिट तो बाय डिफॉल्ट जब फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यूनिट तो होगा ही होगा वहाँ पे। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, करेक्ट। सिंबॉलिकली अगर मुझे सिंबल से डिनोट करना है तो मैं पी क्यू बार लिख सकता हूँ, मतलब P से लेके Q तक एक वेक्टर है पी क्यू बार। या फिर हम लोग इसको कुछ और नाम दे देंगे लाइक X, और हम लोग X बार बोल देंगे। तो डिनोट करने के लिए, सिंबॉलिकली डिनोट करने के लिए पी क्यू बार मतलब दिस इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड एंडिंग एट Q। P से स्टार्ट हो रहा है, Q पे ख़त्म हो रहा है। या फिर आप इसको सिंगल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हो, और उसको आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल X बार, राइट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया लेंथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है हमको। हमको डायरेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम लोग मॉड यूज़ करते हैं उसके लिए, मॉड ऑफ पी क्यू बार, या फिर आप सिर्फ पी क्यू लिख सकते हो। फिर ऊपर का एरो जो डाला है आपने, ऊपर जो बार डाला है, वो जो लाइन लिखा है आपने पी क्यू के ऊपर जो लाइन है वो लिखना नहीं। या फिर अगर आप सिंगल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हो तो आप मॉड ऑफ एक्स बार या सिर्फ एक्स लिख सकते हो, राइट। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नोटेशंस है, ये बेसिक नोटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये नोटेशन हम अभी थ्रू आउट 2 साल तक नोटेशन ये यूज़ करने वाले हैं, इसलिए अच्छे से समझ लो। ओके, सो नाउ we will again go through what is a scalar quantity and what is a vector quantity, और हम लोग इसको नोट्स के फॉर्म में भी बनाते जाएंगे, राइट। तो वी स्टार्टेड विथ सेइंग, हमने क्या बोला था, एनी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और डिराइव्ड can be classified as first। पहला हमने देखा था फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, so can be classified as scalars, scalar quantity or just scalars। राइट, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, उस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के लिए, इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत है। और क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या बताता है, अगर मैं लिखता हूँ 5 मीटर तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। मैं लिखता हूँ 5 सेकेंड तो मुझे समझेगा कि ये टाइम की बात हो रही है। तो यूनिट तो हमेशा रहेगा क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। ओके, एनी फिजिकल क्वांटिटी विल हैव सम यूनिट्स, उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे, डायमेंशंस होंगे, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज
which can be completely described, which can be completely described by their magnitude, alone, are called as scalar quantities, are called as scalar quantities or simply scalars. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, राइट? ओके, scalars are specified by a number, और नंबर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, by a number and a unit. तो यूनिट हमको चाहिए टू आइडेंटिफाई कि हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया. फॉर एग्जाम्पल, या तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या तो लेंथ ऑफ अ रॉड. फॉर एग्जाम्पल, distance between 2 points, distance between 2 points A and B can be completely specified or can be completely described with the help of a number and a unit. So we have A and B. So the length between A and B, let us say, is L. So length is 5 meter. So 5 is that magnitude and meter is unit. बहुत easy है. It is pretty simple thing. और examples of scalars, कौन कौन से टाइप के फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स होते हैं? एक मैंने बताया आपको, डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग डिफरेंट देन डिस्टेंस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो. तो डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, एक्सेट्रा, राइट? सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. दूसरा, स्केलर क्वांटिटीज के लिए जो आपने नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स सीखे हैं स्कूल में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो वही रूल स्केलर्स पे एप्लीकेबल है. तो आप किसी भी दो स्केलर को नॉर्मल रूल से जो आपने स्कूल में सीखा है उसी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? तो स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड by rules of simple algebra. ओके, बाय द वे, जो लोग नए हैं, जिनका पहला लेक्चर है, हमको हमारा जो कोर मेमोरी होता है ब्रेन का, उसका ज़्यादा यूज नहीं करना है. मतलब ये सब याद रखने में हमको ज़्यादा मेमोरी यूज नहीं करना है. हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ लेना है, लिखना हमसे अपने आप हो जाता है. अभी ये सब नोट्स बनाने के लिए या फिर एग्जाम में लिखने के लिए ये आपको सबको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आई एम सॉरी टू से, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है. स्कूल तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि रट लो रट लो रट लो, वो अभी बंद करना पड़ेगा. अभी हमको क्या समझा था? हमको सिर्फ इतना ही समझा था कि हम लोग बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं. फिर ये फंडामेंटल और डिराइव में इसको भी हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ नंबर की ज़रूरत है,
और एक ऐसी होगी जहाँ पे नंबर और डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जो जो समझा है हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं यहाँ पे विथ एग्जाम्पल। जो कुछ आपको समझा है सिर्फ वैसा लिखना है इन अ क्लीन प्रॉपर वे, राइट। अब जो सेकेंड टाइप का था, सेकेंड टाइप कौन सा था? वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स या फिर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और सिंपली वेक्टर्स। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। सो फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude and direction for their complete description, are called as vectors or vector quantities, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी के। एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा घर है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट है या आपके लिए कॉलेज है, राइट। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड माई इंस्टीट्यूट इज 4 किलोमीटर, राइट। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। पर मैं बोलता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड माई इंस्टीट्यूट इज 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, और ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, वी डोंट केयर, बट हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया। तो वो जो क्वांटिटी है वो बन गया स्केलर, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमको बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है। इसका और एक जनरल एग्जांपल है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी, अब एग्जांपल, इसका एग्जांपल, अब आप सब लोग गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी पे एक मीटर होता है, वो आपको बताता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, मतलब बेसिकली स्पीड कितना है आपका, उसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो वो जो मीटर है वो आपको बताता है कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। उसको आप हमेशा स्पीडोमीटर बोलते हो, कभी आपने उसको वेलोसिटी मीटर नहीं बोला। क्यों स्पीडोमीटर? क्यों? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता। अगर कोई नया डिजिटल मीटर आ गया और उसने आपको बताया 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब फिर वो वेलोसिटी मीटर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, जहाँ पे आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, राइट। तो ये हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन, ये जो चीज़ें हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, फोर्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, स्केलर के लिए हम लोगों को कोई स्पेशल सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक नंबर था। और यहाँ पे जब डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं, तो हमको अगर बताना है कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, हम लोगों को उस क्वांटिटी के लिए एक स्पेशल सिंबल देखना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन। क्योंकि स्केलर को तो आप नॉर्मल रूल से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अलजेब्रा के जो आपने सीखा है, पर वेक्टर्स में वैसा नहीं चलता। वेक्टर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो हम आगे देखेंगे वो।
तो अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऐसे क्वांटिटीज को, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a directed line segment, by a directed line segment। डायरेक्टेड ये वर्ड यूज नहीं किया तो गलत है, सिर्फ लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्टेड मतलब आपको वो एरो बताना पड़ेगा बेसिकली, राइट। और आई विल जस्ट से बाय एन एरो, और बाय एन एरो over a line segment, and the same thing, right? Okay, so for example for example an object moving from point P to point Q can be specified, can be described completely by a number and a direction, by a number and a direction। अब मैंने एंड डायरेक्शन क्यों लिखा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, P से Q जाने वाला है, मतलब उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है मोशन का, राइट। So an object moving from point P to point Q can be described completely by a number and a direction, and can be represented as कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, P से स्टार्ट हुआ था, Q तक गया, राइट। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंथ है, ये जो हमने P से Q के बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक एरो डाल दिया है, उसका जो लेंथ है उस लाइन का, वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। सो the length of directed line segment drawn to scale gives magnitude of vector, and the arrowhead specifies its direction, राइट। बहुत सिंपल चीज़, जो हमको पता है हमने वो लिख दिया। तो अगर मुझे दो वेक्टर को कंपेयर करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर को छोटा लेंथ ड्रॉ करूँगा, दूसरे का बड़ा ड्रॉ करूँगा, तो मतलब कंपैरिजन तो ऐसा ही होगा ना, एक क्वांटिटी बड़ी है एक छोटी है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ अभी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज लेस देन बी टू सी, क्योंकि ए टू बी डिस्टेंस कम है और डायरेक्शन भी दिया है, और बी टू सी डिस्टेंस ज़्यादा है विथ अ एरोहेड विच मेक्स इट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, सिंपल। तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो आपको मैग्नीट्यूड देता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं टेल, और इसका जो एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हेड। The starting point of any vector, the starting point of a vector is called as tail of a vector, and its end point is called as head of a vector, right। उसके बाद
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था मैं इस वेक्टर को पी क्यू बार से डिनोट कर सकता हूँ, पी क्यू बार, या फिर मैं इस वेक्टर को x बोल दूंगा और x के ऊपर बार डाल दूंगा। सिंबॉलिकली तो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सिंबॉलिकली a vector can be denoted as pq bar, which means, इसका मतलब क्या होता है, which means the vector starts at p, मतलब उसका टेल जो है वो p है, starts at p and ends at q, and ends at q, मतलब उसका हेड जो है वो q है। और a vector can also be denoted by a single alphabet as x bar, राइट? क्लियर? तो बहुत सिंपल था। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक गिवन वेक्टर है हमारे पास, a बार, b बार, x बार, जो भी होगा, मुझे अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, फॉर द टाइम बीइंग मुझे डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग डायरेक्शन, मुझे सिर्फ बात करनी है उसके लेंथ की, उसके मैग्नीट्यूड की। देखो कंफ्यूज मत होना, जब मैं लेंथ बोलता हूँ ना, तो मैं जो वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हम जो वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ए बी, राइट, ये वेक्टर हो गया। तो मैं जब बोल रहा हूँ लेंथ, तो मैं वेक्टर की लेंथ की बात कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा हो सकता है कि मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा था। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ वेलोसिटी, मतलब मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो जब आप लेंथ ऑफ अ वेक्टर बोलते हो तो वो हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं होता, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ, लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। पर मैंने बोला लेंथ ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मतलब मैं वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एक्सेलरेशन की लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमेशा याद रखना कि लेंथ जब आप वेक्टर के केस में बोलते हो तो आपका मतलब होता है कि वो जो वेक्टर है, वो वेक्टर फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यू शुड नो। एनीवेज, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अभी आगे से मैं वेक्टर नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा एक्स बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक्स बार इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया था हमने, एक्स बार को हमने मॉड में लिखा था या सिर्फ एक्स लिखा था, बार हटा दिया, करेक्ट? तो यहाँ तक क्लियर होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब आपको एक बार स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझ में आ गया। तो वेक्टर के टाइप्स भी होते हैं, तो लेट अस गो एंड लुक एट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, okay, I'll use a new slide basically। तो अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इजी है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ लो। सबसे पहला वेक्टर जो है टाइप ऑफ वेक्टर में, फर्स्ट टाइप, दैट इज जीरो और नल वेक्टर। अभी नाम में ही है जीरो। जीरो मतलब क्या? लेंथ जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो पर डायरेक्शन है। तो
अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो है, बट अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। अभी एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ऐसा ले सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास एक रॉकेट है, ये रॉकेट स्टेशनरी है, राइट, ये रॉकेट है, ये स्टेशनरी है। अब हमको पता है कि जब भी ये वेक्टर मूव होना स्टार्ट होगा, मतलब ये रॉकेट जब मूव होना स्टार्ट होगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है ना, इट इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स, ये ऊपर ही जाएगा। ये जो रॉकेट है ये पार्क्ड है, ये स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी मूव होगा तो ऊपर ही जाएगा वो। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस स्टेशनरी रॉकेट के केस में वेलोसिटी वेक्टर इज अ नल वेक्टर, बराबर ना, इट इज अ नल वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, जीरो, लेकिन डायरेक्शन हमको पता है, जब भी मूव होगा, मतलब जब भी इसके पास स्पीड आएगा तो उस स्पीड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, मतलब वो वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगा। तो velocity vector of a stationary particle or an object is a null vector, पहला केस। दूसरा, हमको पता है कि हमारे पास एक गाड़ी है, मान लेते हैं एक व्हीकल है, ये व्हीकल मूव हो रहा है, पर इसका जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या, ओके, लेट मी गो लिटिल बिट इनटू मोर बेसिक्स। तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं फिजिक्स में। देखो, आप चीज़ों को जब डिफाइन करते हो, आप डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हो, मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग ले लेता हूँ, राइट। डिस्टेंस मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, सिंपल थिंग, करेक्ट, अब मूव हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस क्या है, ये जो स्केल ड्रॉ किया उसका जो जीरो पॉइंट है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, मतलब बेसिकली पोजीशन चेंज करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, क्लियर। व्हाट इज स्पीड, बेसिकली एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज स्पीड। हो सकता है एक सेकेंड में 1 मीटर कवर हो, तो हम बोलेंगे स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। हो सकता है कि एक सेकेंड में 2 मीटर कवर करे, बोलेंगे हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, राइट। सिमिलरली एक्सेलरेशन, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is velocity, rate of change of distance is speed, rate of change of displacement is velocity। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, अभी आप खुद भी रियल लाइफ पे आ जाओ, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते से क्या होता है, आप गाड़ी स्टार्ट किया, हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किया तो हम क्या करते हैं, बेसिकली स्पीड बढ़ाते जाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं ना हम लोग। तो मतलब क्या हो रहा है कि पहले सेकंड में हो सकता है कि मैं 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बाद में मेरा स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकंड, बाद में मेरा स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकंड, बाद में मेरा स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में स्पीड हमारा 1 से चेंज हो रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन है, करेक्ट। तो अच्छे से समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं मूव हो रहा हूँ और मैंने स्पीड चेंज ही नहीं किया, तो मैंने क्या किया, आई एम राइडिंग अ व्हीकल और व्हाटएवर इट इज, कार, कोई भी व्हीकल है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, आई एम ड्राइविंग और राइडिंग, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने 40 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड को फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में इंटरेस्टेड हूँ, सिंपल, करेक्ट। अभी ये जो वेक्टर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। क्यों है, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं वेलोसिटी चेंज करूँगा तो डायरेक्शन तो यही होगा, मुझे ऑलरेडी पता है मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, मैं जब भी 40 से 50 जाऊँगा तब मैं ईस्ट में ही जाऊँगा, करेक्ट। लेकिन मैं कर रहा हूँ कि वैसा नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ नल वेक्टर,
राइट, मतलब जैसे डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है। तो पहला एग्जांपल क्या था, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ नल वेक्टर, the acceleration vector of an object moving with uniform or constant velocity is a null vector or zero vector. The acceleration vector of an object moving with constant or uniform velocity is a zero vector. करेक्ट। हम लोग डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, सिर्फ समझना है आपको। तो इन शॉर्ट समरी, हमने क्या समझा, जीरो वेक्टर मतलब क्या, नल वेक्टर मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, दैट इज अ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। गुड, ओके। उसके बाद है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, अभी ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये आप जैसे यू कैन से जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जनरल यूथ को आसानी से समझाने का एक बहुत सिंपल तरीका है। देखो कैसा है कि ये है मेरा घर, होम, यहाँ पे है हमारा कॉलेज, ठीक है। तो अब मैं चाहता तो मैं घर से डायरेक्टली कॉलेज जा सकता था, मैं चाहता तो। अभी लेकिन हमारे पास गाड़ी है और टाइम बहुत है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर यहाँ गए। आदत है ना घूमने की, हमको घूम फिर के जाना होता है। फिर यहाँ पे गया, फिर बोला कि चलो अभी बहुत टाइम हो गया है, जाते हैं कॉलेज। तो हम लोग कॉलेज पहुँच गए। मतलब मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर फाइनली मैं मेरे डेस्टिनेशन पे ई पे आ गया। सिंपल। अब रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन करना अभी ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको ये। देखो इन शॉर्ट, ये जो ए ई बार आया ना आपके पास, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब डिफाइन कैसे करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, राइट, एक ही वेक्टर है, क्योंकि ये जो फाइनल क्या हुआ, फाइनल आप ए से स्टार्ट होके ई पे पहुंचे ना, फिर आप ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, डी से ई जाओ, राइट। मैंने इसको एक्चुअली अदर वे राउंड लिया है, मैंने बोलना चाहिए था मैं ए से गया बी पॉइंट पे, बी से गया सी पॉइंट पे, सी से गया डी पॉइंट पे, डी टू ई गया, करेक्ट, राइट। तो ये जो चार वेक्टर बने हमारे पास, कौन से चार वेक्टर, ए बी बार, बी सी बार, सी डी बार और डी ई बार, राइट, करेक्ट। तो जो रिजल्टेंट होगा फाइनली क्या हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि आप ए से ई पॉइंट पे पहुंचे हो, घूम फिर के आप ए से ई पॉइंट पे पहुंच गए। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है, वो सिंगल वेक्टर है लेकिन, राइट, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे कितने वेक्टर थे हमारे पास, ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3 और डी चौथा। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर, कौन सा सिंगल वेक्टर, ए ई बार। Resultant vector of two or more vectors is a single vector which produces the same effect, as produced by all the vectors together. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ slowly. Resultant vector of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors together. मतलब क्या, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, ये सारे वेक्टर्स का फाइनल रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ए ई वेक्टर। ओके, तो समराइज हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर है, दो से ज़्यादा वेक्टर है, तो दो से ज़्यादा वेक्टर को मैं एक सिंगल वेक्टर से डिनोट कर सकता हूँ, लेकिन वो जो सिंगल वेक्टर होगा वो फाइनल इफेक्ट रिजल्ट वो ऐसा देगा कि जब आप ये दो तीन जो भी वेक्टर थे, आप अगर उस सब वेक्टर को कंबाइन करते तो वो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट और इस सिंगल वेक्टर का रिजल्ट सेम है बेसिकली। तो मैं ए से ई जाऊँ या फिर मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी जाके ई पे जाऊँ, फाइनली तो रिजल्ट सेम है, राइट। तो अभी आपको जो समझा है वो लिखने आना चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is a single vector, क्योंकि वो सिंगल वेक्टर है, is a single vector which produces the same effect as produced by all the vectors together। तो ये
दूसरा टाइप का वेक्टर हो गया। थर्ड टाइप, वेक्टर का तीसरा टाइप, ये भी सिंपल है बहुत, नेगेटिव वेक्टर, या फिर इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हो। आई विल नॉट ड्रॉ इट हियर, गेटिंग लिटिल मेसी, सो आई विल से हियर नेगेटिव वेक्टर। देयर आर मोर टाइप्स टू इट, विल सी लेटर। अपोजिट वेक्टर, देखो ऐसा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैं निकला। मैं ए पॉइंट पे रहता हूँ, मेरा दोस्त बी पॉइंट पे रहता है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम कल मिले थे और हमने डिसाइड किया कि आज शाम को 5 बजे वापस मिलना है। सो वी वांटेड टू मीट एट 5 PM अगेन। पर हमने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं मेरे फ्रेंड के घर पर जाऊंगा कि वो मेरे घर पे आएगा। ठीक है, तो आई स्टार्टेड, मैं ए से बी पे गया और सिमिलरली मेरा फ्रेंड अपने घर से मेरे घर पे आ गया। तो क्या हुआ इस केस में, दो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये दोनों। एक वेक्टर है ए बी बार, दूसरा वेक्टर है बी ए बार, राइट। द जूस इज, मतलब मैं बताने के लिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइनली ये पता होना चाहिए कि जब आप नेगेटिव वेक्टर की बात करते हो या अपोजिट वेक्टर की बात करते हो तो दो वेक्टर चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा फिर, अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब ऑलरेडी एक गिवन वेक्टर था। कौन सा वेक्टर था हमारे पास, ए बी बार, राइट। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे ए बी बार और बी ए बार का लेंथ जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड जो है सेम है, क्योंकि मेरे घर से मेरे फ्रेंड का घर का डिस्टेंस और उसके घर से मेरे घर का डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। बन गया आपका डेफिनेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे, अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector of the same magnitude but opposite direction, right. A negative vector of a given vector is a vector of the same magnitude but opposite in direction to that of given vector. तो लिखेंगे कैसे फिर, ए बी बार इक्वल टू माइनस बी ए बार। ऐसा क्यों लिखा मैंने, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करूंगा तो माइनस लिखूंगा, मैं जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं माइनस नहीं लिखता हूं, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम था, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट था। तो बोलने का मतलब ये है कि नेगेटिव वेक्टर की जब आप बात करते हो तो आप कंपैरिजन में बात करते हो, आप दो वेक्टर को कंपेयर करते हो फिर बोलते हो अच्छा ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डायरेक्शन अलग अपोजिट है, तो ए वेक्टर का अपोजिट वेक्टर बी वेक्टर है, या फिर एक्स वेक्टर का अपोजिट वेक्टर वाई वेक्टर है, इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप हो गए, और भी है वेक्टर में। और जैसे हमने नेगेटिव वेक्टर डिफाइन किया, हम लोग फोर्थ टाइप इक्वल वेक्टर भी तो डिफाइन कर सकते थे, राइट। इक्वल वेक्टर मतलब क्या, ओके। और एक चीज जो लास्ट टॉपिक में नहीं बताई मैंने नेगेटिव वेक्टर में, वो अभी बता दूंगा। इक्वल वेक्टर मतलब सपोज मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, मैं इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल कब बोल सकता हूँ, मैं इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल तब बोल सकता हूँ जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मस्ट बी सेम, क्योंकि ये मस्ट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन ऑल्सो सेम, राइट। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, two vectors are said to be equal if and only if they both have same magnitude, direction। क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में नहीं बोल रहे हम लोग। अगर मैं मैथमेटिक्स में इक्वल वेक्टर डिफाइन करता तो फिर दो कंडीशन सफिशिएंट थी। मैं बोल सकता था टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। लेकिन फिजिक्स में नहीं चलेगा, फिजिक्स में तीसरा कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन है तीसरा,
मैंने डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम आपको बताया था, अगर ये दो वेक्टर इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगा, ए बार इक्वल टू बी बार लिखूंगा, राइट। मैंने डायमेंशनल एनालिसिस लास्ट चैप्टर में क्या बताया था आपको कि आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ऐसा कब लिख सकते हो, जब हर एक टर्म सेम क्वांटिटी है, वी यू और ए टी ये सबके सब वेलोसिटी होनी चाहिए, एस यू टी और वन हाफ ए टी स्क्वायर ये सबके सब डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए, राइट। तो फिजिक्स में जब आप ए बार इक्वल टू बी बार लिख रहे हो तो तीन कंडीशंस, एक तो लेंथ सेम होना चाहिए वेक्टर्स का, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तीसरा ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो ये इट इज इम्पॉर्टेंट, बोथ ए एंड बी बार आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो कल तो रिपीट होगा ही, रिवीजन भी होगा कल पूरा, नोट्स भी बनेंगे, राइट। तो याद रखना फिजिक्स में दो इक्वल वेक्टर कब, जब ए और बी बार दोनों डिस्प्लेसमेंट या फिर दोनों वेलोसिटी या फिर दोनों एक्सेलरेशन या फिर दोनों फोर्स, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ए बार डिस्प्लेसमेंट है और बी बार एक्सेलरेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो two vectors A and B representing same physical quantity are said to be equal if and only if they have same direction and same magnitude. Okay, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया two vectors A and B representing same physical quantity, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, same physical quantity ये मैंने पहले ही बोल दिया, मतलब टोटल तीन कंडीशन है, राइट। उसके बाद बस लास्ट दो टाइप के वेक्टर फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। एनीवेज मैं पोजीशन वेक्टर के बाद रुक जाऊंगा क्योंकि फिर यूनिट वेक्टर और अच्छे से समझना है हमको। अब पोजीशन वेक्टर देखो, ऐसा है, मेरे पास एक पॉइंट है ए, मुझे ये बताना है कि ये ए पॉइंट का पोजीशन क्या। फॉर एग्जांपल बहुत लोग, जब आप में से बहुत लोग मुझे मिलने के लिए आने वाले थे तो आपने कॉल किया कि हमको आपका घर ही नहीं पता, तो मुझे घर का लोकेशन बताओ, राइट। सिमिलर चीज़ है, ए पॉइंट है, ये वाइट बोर्ड पे ए पॉइंट कहीं तो है, ओके। तो ये ए पॉइंट कहाँ है, लोकेशन क्या है, वो बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक्स और वाई एक्सिस जहाँ मीट होता है उसको बोलते हैं ये ओरिजिन है हमारा, मतलब ये हमारा रेफरेंस है। मैं एक्स और वाई एक्सिस कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता था, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता था, सिर्फ इसमें क्या होगा एक्स डैश और वाई डैश, सिर्फ इसमें ये होगा कि वो ए पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ज़्यादा होगा, राइट। एनीवेज, तो हमको अगर ए पॉइंट का पोजीशन बताना था, लोकेशन बताना था, तो हमने क्या किया, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अब हम बोलेंगे ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ओ से मैं एक्स एक्सिस में चलते जा रहा हूँ, मैं वाई में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक्स में जा रहा हूँ, राइट। तो इतना हम लोग आ गए एक्स में, हम लोग बोल देंगे ये है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर जो भी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 मीटर जो भी आएगा, फिर मैं ऊपर की तरफ गया और मैंने बोला कि ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट, फिर हम लोग लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, ये हो गया उसका पोजीशन। अब मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्केलर वैल्यूज, क्योंकि एक्स और वाई ये स्केलर है, ये सिर्फ नंबर्स है ना, मैं एक वेक्टर के हेल्प से भी पोजीशन बता सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा ओ से लेके ए तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, उसको मैं डिनोट करूंगा आर बार से और बोल दूंगा आर बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मैंने आर बार लिखा है जो ओ ए बार है, राइट, आर बार जो ओ ए बार है, इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है आर बार ओ ए बार, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसका जो टेल है, मतलब ये जो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए,
तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का हम लोग तब बोल सकते हैं जब वो वेक्टर आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया हो। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं यहाँ से भी एक वेक्टर स्टार्ट कर सकता था। मैं बोल सकता था ये वेक्टर बी ए बार है, जो वेक्टर है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट का स्टार्टिंग टेल ये ओरिजिन पे नहीं है इसके लिए। ओके, तो हम लोग डिटेल में कल जाएंगे पोजीशन वेक्टर के, बट फॉर टुडे समरी, आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम लोग बोलेंगे स्केलर, एक हम लोग बोलेंगे वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब, कंप्लीटली स्पेसिफाई, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। यूनिट तो होगा ही, क्योंकि मैंने जब फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया तो फिर मीटर, सेकेंड, किलोग्राम ही होने वाला है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिस क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमेशा पड़ने वाली है। डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। एस मतलब डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, टी मतलब टाइम, राइट। बट वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसके ऊपर बार डालना पड़ेगा। वो तब बताएगा, एक अल्फ़ाबेट के ऊपर बार आपको बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा कि वेक्टर के टाइप कौन कौन से थे। तो हमने वेक्टर के टाइप में हमने सीखा, पहला था ज़ीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है बट डायरेक्शन है। दूसरा वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब 3-4 वेक्टर को कंबाइन करके जो एक सिंगल वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। फिर हमने देखा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ये किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव है, मतलब मेरे पास एक वेक्टर है, उसका नेगेटिव वेक्टर मतलब ये कि उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। फिर हमने देखा कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट तो दोनों डिस्प्लेसमेंट ही, और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इक्वल हो, इक्वल वेक्टर्स। फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी एक पॉइंट की या एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। इम्पॉर्टेंट ये था कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, राइट। तो दैट इज इट फॉर द डे।